हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक के पहले वीडियो में अपन ने भारतीय संविदा अधिनियम के बारे में एक सामान्य चर्चा की और सेक्शन 1 के बारे में जाना। सेक्शन 1 जिसमें इसका शॉर्ट टाइटल और इसके विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया था। आज हम इसके सेक्शन 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इसका इंटरप्रिटेशन क्लोज या निर्वचन खंड भी जिसे कहा गया है। किसी भी अधिनियम के लिए उसका परिभाषित खंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह इसलिए आवश्यक है या इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस अधिनियम में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं उनका विधायिका की नज़रों में क्या आशय है, यह इस खंड में स्पष्ट किया जाता है। हो सकता है जो शब्द हम सामान्य बोलचाल में प्रयोग लेते हैं उनका सामान्य बोलचाल में कुछ अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग जब इस अधिनियम में किया गया है तो विधायिका का क्या आशय है उन शब्दों को प्रयोग करने का, यह इस निर्वचन खंड के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमें परिभाषित खंड को या निर्वचन खंड में दी गए सभी परिभाषाओं को अच्छे से समझना आवश्यक है, तभी हम किसी भी अधिनियम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं निर्वचन खंड में सबसे पहले दी गई परिभाषा के बारे में। सेक्शन 2 का सब क्लोज ए यह प्रस्तावना के बारे में बताता है या प्रपोजल के बारे में बताता है। प्रपोजल किसे कहते हैं? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstains, he is said to make a proposal। अर्थात जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करें, तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। तो निर्वचन खंड के सबसे पहले सब क्लोज में प्रपोजल के बारे में बताया गया है। प्रपोजल की डेफिनेशन के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रस्तावना या प्रस्ताव संविदा निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। इसकी स्वीकृति के पश्चात ही करार का निर्माण होता है। यह क्रम सभी विधि व्यवस्थाओं में मान्यता प्राप्त है, अर्थात संविदा बनने के लिए सबसे पहले प्रस्तावना या प्रस्ताव किया जाना जरूरी है। भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 2A में प्रस्तावना को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या नहीं करने की अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को इस विचार से संज्ञापित करता है कि ऐसा कार्य या प्रवृत्ति के प्रति कोई अन्य की अनुमति प्राप्त करे, तब यह माना जाता है कि वह प्रस्तावना करता है। इस परिभाषा को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो इसमें कुछ तत्व सामने निकल के आते हैं, जो इस प्रकार हैं कि प्रस्तावना में एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या नहीं करने की अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति को संज्ञापित करता है। दूसरा, अपनी इच्छा को वह संज्ञापित करता है दूसरे व्यक्ति को इस आशय से कि दूसरा व्यक्ति
उसकी इस इच्छा को स्वीकार करें। यदि उसकी यह इच्छा सामने वाले व्यक्ति के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो वह वचन बन जाती है। अधिनियम की धारा 2 में भी यह परिभाषा बताई गई है कि जब कोई प्रस्तावना ग्रहीता के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो वह वचन बन जाती है। इस प्रकार अगर हम इस परिभाषा को देखें तो इसमें कोई कार्य करने या कोई कार्य नहीं करने दोनों को ही इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रस्तावक द्वारा इच्छा को संज्ञापित किया जाना, इस शर्त के आधार पर ही प्रस्तावना बनती है। अन्यथा प्रस्तावक का कथन इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र ही होगी जिसका विधि में कोई भी महत्व नहीं होगा। तो इस परिभाषा को अच्छे से पढ़ने पर हमें प्रस्तावना के कुछ आवश्यक तत्वों के बारे में पता चलता है कि एक वैध प्रस्ताव किस प्रकार से बनता है। तो वैध प्रस्ताव के लिए कुछ शर्तों को पूरा होना आवश्यक है, जिसमें पहली शर्त है कि प्रस्तावना को संसूचित किया जाना चाहिए। प्रस्तावना की परिभाषा में ही सर्वप्रथम इस तत्व पर बल दिया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करने अथवा कार्य से प्रवृत्त रहने की इच्छा संज्ञापित की जानी चाहिए। यह संज्ञापित किया जाना प्रस्तावना का आवश्यक तत्व है। प्रस्तावना की संज्ञापित करने का तात्पर्य है कि प्रस्तावना को संसूचित किया जाना चाहिए। संसूचित क्या होता है या संसूचना किस प्रकार से दी जाती है? संसूचित करने का मतलब है कि आप अपने किसी भी कार्य या कार्य नहीं करने की प्रवृत्ति अगर दूसरे को बताते हैं तो यह माना जाता है कि आपने अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति को संज्ञापित कर दिया है। आपकी जो संसूचना है या आपकी जो प्रस्तावना है वह पूरी हो गई है या नहीं हुई है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी संसूचना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जानी चाहिए जिससे आप वह संसूचना देना चाहते हैं। सेक्शन 4 के अंदर भी यही बताया गया है कि कोई भी प्रस्तावना की संसूचना तब पूरी मानी जाती है जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे कि वह की गई है। इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो कि लीडिंग केस भी है, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त 1913 का यह वाद है। इस वाद में प्रतिवादी का भतीजा घर से फरार हो जाता है और उसने वादी जो उसकी सेवा में था को उस लड़के को खोजने के लिए भेजा। उसके बाद प्रतिवादी ने यह प्रस्तावना विज्ञापित करवाई कि जो व्यक्ति उस लड़के को ढूंढ के लेके आएगा उसे 501 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रस्तावना की संसूचना सेवक को उक्त लड़के को ढूंढ लेने के पश्चात हुई। सेवक द्वारा 501 रुपये प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने दावे को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि दावे की सफलता के लिए वादी को संविदा का निर्माण प्रमाणित करना आवश्यक है
और संविदा के निर्माण के लिए किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है, अर्थात प्रस्ताव को स्वीकृत प्रमाणित करना आवश्यक है। और प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि वह स्वीकृति दाता के ज्ञान में आ गई हो। चूँकि इस वाद में सेवक उस लड़के को पहले ही ढूंढ चुका था, जबकि उसे 501 रुपये के इनाम की जो सूचना थी वह उस लड़के को ढूंढने के बाद में मिली थी। अर्थात जो प्रस्तावना है उसकी स्वीकृति ही नहीं हुई थी, वह उस सेवक के ज्ञान में नहीं आई थी। सेवक पहले ही उस लड़के को ढूंढ चुका था। इसलिए इस वाद के अंदर यह माना गया कि प्रस्तावना का ज्ञान में नहीं आने के कारण वह पूरी नहीं हुई है, अर्थात उसकी संसूचना पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह इनाम की राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रस्तावना जब तक उस व्यक्ति के ज्ञान में नहीं आ जाती जिसे कि यह की गई है, तब तक वह पूरी नहीं मानी जाती। यह सिद्धांत न केवल भारतीय संविदा अधिनियम में स्वीकार किया गया है, अपितु इस सिद्धांत को अंग्रेजी, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन सभी विधियों के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इसके बाद में हम इसके दूसरे आवश्यक तत्व पर आते हैं कि प्रस्थापना वैध संबंध स्थापित करने के आशय से की जानी चाहिए। वैध प्रस्तावना के लिए मात्र यही पर्याप्त नहीं है कि प्रस्तावना को संसूचित किया जाए, अपितु यह भी आवश्यक है कि प्रस्तावना प्रस्तावक एवं प्रस्तावना ग्रहीता के मध्य विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से की जानी चाहिए। किसी भी वार्तालाप के मध्य आशय की अभिव्यक्ति बाध्यकारी वचन का निर्माण नहीं करती। उदाहरण के लिए कॉमन विधि में स्वामी एवं मजदूर संघों के मध्य सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा किए गए सामूहिक करार न्यायालय में इसलिए प्रवर्तनीय नहीं हैं क्योंकि वह वैध संबंध स्थापित करने के आशय से नहीं किए जाते। इसीलिए सामाजिक वचन एवं पारिवारिक समव्यवहारों के मध्य दिए गए वचन विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। इसके संबंध में किंग्स बेंच द्वारा निर्णित बालफोर वर्सेस बालफोर का केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1919 का यह केस था। इस केस में क्या हुआ, एक वाद में पति जो सरकारी पद पर सिलोन में नियुक्त थे, वह अपनी पत्नी सहित इंग्लैंड अवकाश पर लौटे। अवकाश व्यतीत होने के पश्चात पत्नी अस्वस्थता के आधार पर सिलोन वापस जाने में असमर्थ थी। अतः पति ने एक मौखिक वचन दिया कि जब तक पत्नी सिलोन में उसके साथ पुनः रहना प्रारंभ नहीं करती, तब तक वह पत्नी को 30 पाउंड प्रति माह भेजता रहेगा। पति यह राशि चुकाने में असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप पत्नी ने उक्त राशि को वसूल करने के लिए वाद प्रस्तुत किया। इस वाद में न्यायाधीश एटकिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंग्रेजी विधि में ऐसे करार होते हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, अतः वह विधिक अर्थ में संविदा नहीं होते हैं। इस प्रकार के करारों का साधारण उदाहरण है, दो व्यक्ति प्रातःकालीन भ्रमण का करार करें, दो व्यक्तियों के मध्य भोज में सम्मिलित होने का करार हो। इस प्रकार के करारों को सामान्यतः कोई भी व्यक्ति
विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार के रूप में संविदा नहीं मानेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में किया गया करार विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से नहीं किया जाता। जब भी दो व्यक्ति अगर करार करें और उनका आशय विधिक संबंध स्थापित करने का हो, तभी ऐसे करार या ऐसी जो प्रस्थापना है वह वैध संविदा बन सकती है, अन्यथा नहीं। प्रस्थापना सुनिश्चित होनी चाहिए। तीसरा इसका आवश्यक तत्व है कि जो प्रस्थापना की गई है वह सर्टेन होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। वैध प्रस्ताव अनेकार्थक या अनिश्चित नहीं होने चाहिए। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार अनिश्चित करार शून्य करार होते हैं। अनिश्चितता का अर्थ है कि ऐसे करार जिनका कि कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसमें धारा 29 के अंदर एक उदाहरण दिया गया है कि क्रेता ने विक्रेता से घोड़ा खरीदा और वह उसे ये वचन देता है कि यदि घोड़ा भाग्यशाली सिद्ध हुआ तो वह मूल्य से 50 रुपये अधिक देगा, अथवा वह उससे एक और घोड़ा खरीदेगा। निर्णय हुआ कि वचन अनिश्चित एवं अस्पष्ट होने के कारण प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात जब भी कोई प्रस्थापना की जाए तो वह एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात न्यायालय द्वारा उसको स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की जा सके, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। चौथी इसकी जो शर्त है वो ये है कि कोई भी जो प्रस्थापना की गई है या कोई भी जो प्रपोज़ल किया गया है वह या तो अभिव्यक्त होना चाहिए या वह विवक्षित होना चाहिए। प्रस्थापना जैसा कि धारा 9 में बताया गया है कि जो प्रस्ताव है वह अभिव्यक्त अथवा विवक्षित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। धारा 9 कहती है कि जहाँ तक किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है तो वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है, और जहाँ तक किसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है तो वह वचन या प्रस्थापना विवक्षित कहलाता है। संसूचना का माध्यम जरूरी नहीं है कि शब्द ही हो, कोई अन्य माध्यम भी प्रस्थापना को संसूचित कर सकता है, या आप किसी अन्य तरीके से भी अपनी संसूचना को या अपने प्रस्ताव को संसूचित कर सकते हैं। जिस प्रस्तावना को अभिव्यक्त, लिखित एवं मौखिक शब्दों के द्वारा किया जाता है तो वह अभिव्यक्त प्रस्तावना कहलाती है, और जिस प्रस्तावना को व्यवहार से अभिव्यक्त किया जाता है तो वह विवक्षित प्रस्तावना या इम्प्लाइड प्रपोजल कहे जाते हैं। पांचवी जो इसकी शर्त है वो है कि प्रस्थापना के साथ में संलग्न शर्तों को भी संसूचित किया जाना चाहिए। प्रस्थापना की संसूचना ही पर्याप्त नहीं है, यदि प्रस्थापना के साथ में कोई विशेष शर्त संलग्न की गई है तो उस शर्त को संसूचित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उसे संसूचित किया जाना चाहिए। यदि प्रस्तावक ने प्रस्थापना के साथ शर्त भी संलग्न की है तथा प्रस्तावना ग्रहीता ने प्रस्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी है
तो प्रस्तावना ग्रहीता उन शर्तों से आबद्ध माना जाएगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रस्तावना के साथ में किसी भी प्रकार की शर्त को जोड़ सकें। प्रस्तावना के साथ में जो शर्तें जोड़ी गई हैं वह युक्तियुक्त, नैतिक, उचित एवं विधिक प्रकृति की होनी चाहिए। ये शर्तें अनुचित, अनैतिक, अविवेकपूर्ण या व्यापारिक नीतियों या लोक नीति के विरुद्ध हैं तो प्रस्तावना ग्रहीता उस प्रस्तावना की स्वीकृति के पश्चात भी उन शर्तों से आबद्ध नहीं माना जाएगा। इस संबंध में लिली वाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी 1966 का एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वाद में एक लॉन्ड्री रसीद में उल्लेखित अनेक शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि यदि किसी ग्राहक का कोई कपड़ा खो जाएगा तो वह ग्राहक उस खोए हुए कपड़े के बाजार भाव का 15% मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी होगा। प्रत्यर्थीवादी की नई साड़ी खो गई। मद्रास न्यायालय ने अभिनिर्णित करते हुए कहा कि रसीद पर लिखी शर्तों के आधार पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के मध्य संविदा शासित होगा, परंतु न्यायालय ऐसी शर्तों को लागू नहीं करेगी जो असावधानी की विधि के विरुद्ध हो अथवा लोकहित के विरुद्ध हो तथा जो लोक नीति के अनुसार नहीं हैं। इस प्रकार की शर्तें लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण प्रवर्तनीय नहीं मानी जाएंगी। तो उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ने के बाद में हमें यह ज्ञान होता है कि जो प्रस्तावना है वह एक वैध प्रस्ताव तभी बनता है जब वह उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करता है। जैसे कि प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए, यह दूसरे पक्षकार को संसूचित किया जाना चाहिए, संसूचना दूसरे पक्षकार के ज्ञान में आना आवश्यक है। यदि वह उसके ज्ञान में नहीं आई है तो कोई भी प्रस्तावना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। प्रस्तावना अभिव्यक्त एवं विवक्षित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।